global south. और एक बार फिर से मैं फटाफट अपने सहयोगी प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेती हूँ। प्रणय, आतंकवाद को लेकर जो कुछ कहा उस पर हमने चर्चा की, लेकिन उम्मीद आज ये की जा रही थी कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जस्टिन ट्रूडो के द्वारा अपनी संसद में किया गया, खुलेआम इस तरीके का आरोप भारत जैसे देश के ऊपर लगाया गया जो इस तरह की घटनाओं से दूर रहता है और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता है, लग रहा था कि एस जयशंकर कुछ कड़े शब्दों में जवाब दे सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने उन कड़े शब्दों को नहीं चुना। कैसे समझें इसको? अगर आप पूरे भाषण को देखें, इसके अंदर एक वर्ल्ड लीडर का जो टोन और टेनर है वो देखने को मिलता है। किस तरीके से भारत भविष्य की चुनौतियों में दुनिया की आवाज बन रहा है, किस तरीके से बड़े और व्यापक मुद्दों पर उसकी आवाज वजन रखती है, ये तमाम मुद्दे भारत ने कहे। भारत ने उन वैश्विक मुद्दों का जिक्र किया क्योंकि ये 78वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक थी जिसका जो विषय है, जो थीम है उसकी, वो दो प्रमुख चीजों के ऊपर है। जो उसकी थीम है वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग सॉलिडारिटी और ग्लोबल सॉलिडारिटी, और उसके साथ साथ 2030 का जो ग्लोबल एजेंडा है उसे किस तरीके से शेप किया जाए, इसकी बात भारत की तरफ से की गई। तो आप देखिए तमाम व्यापक विषयों के साथ, क्योंकि जो थीम है उस पर बोलना होता है तमाम नेताओं को, और भारत हमेशा इन चीजों का बहुत ध्यान रखता है। लेकिन जहां तक इन मुद्दों का सवाल है, देखिए कनाडा ने जो आरोप लगाए उसको कनाडा के स्तर पर ही हैंडल किया जा रहा है। अभी तक तो कनाडा खुद अपने मामलों में फंसा हुआ है। यह साबित उसको करना है कि जो आरोप उसने लगाए हैं क्या उसके पास वाकई में इसके लिए सबूत हैं, क्योंकि आरोप लगाना, इंटेलिजेंस होना और एविडेंस होना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं खुद कनाडा के प्रधानमंत्री इसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए यूएन के मंच से भारत अगर इस तरीके के जवाब देता तो कहीं ना कहीं कनाडा को ही इससे बल मिलता कि भारत उसे एंगेज कर रहा है, और कहीं ना कहीं भारत डिफेंसिव नजर आ रहा है। भारत इसमें डिफेंसिव कतई नहीं है, और इसीलिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा कि इस मामले के ऊपर दुनिया को डिफाइन करना होगा कि आखिर रूल बेस्ड ऑर्डर है क्या, क्योंकि रूल इस तरीके से नहीं चल सकते कि कुछ लोगों अपने अपने हिसाब से राजनीतिक सुविधा के अनुसार से उसे परिभाषित करें। और खासतौर पर भारत ने इस चीज को भी रेखांकित किया है कि अगर दुनिया में नया वैश्विक ऑर्डर बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि व्यवस्था को इस तरीके से बनाया जाए जिसमें सबके हितों का ध्यान रखा जाए और उन मुद्दों को सुलझाया जाए। जी बिल्कुल प्रणय, और अब हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण के उस हिस्से को सुनवाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ देश जो नियम बनाते हैं उन देशों का ध्यान रखना चाहिए जिन पर ये नियम लागू होते हैं। जो एजेंडा की बात एस जयशंकर ने कही कुछ देशों के द्वारा जो चलाया जाता है, वो एक बार सुनवा देते हैं फटाफट अपने दर्शकों को। It is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. आरती टिक्कू दो और बड़ी बातें कही। एक दूसरे की आंतरिक सुरक्षा में दखलंदाजी ठीक नहीं है, एक दूसरे की सीमा का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीन के ऊपर भी आज इस मंच का इस्तेमाल किया है एस जयशंकर ने जवाब देने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने बहुत बड़ी बातें की है, बिना किसी का नाम लिए हुए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी सुपर पावर से डरने वाला नहीं है। बहुत साफ कर दिया है कि ये जितने भी सुपर पावर्स अभी बैठे हैं ऊपर यूएनएससी में, इन पे ट्रस्ट का जो विश्वास का जो इशू है वो अब डगमगा गया है। पूरा ग्लोबल साउथ जो है, जो गरीब देश है, डेवलपिंग नेशंस है, वो इन सुपर पावर्स पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि इन्होंने जो नियम बनाए थे वो नियम इन्होंने तोड़े, अपने आप के लिए तोड़े और लागू किए बाकी लोगों पे। और दूसरी बात, जो चाइना के बारे में भी इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट किया कि हाँ, आप अगर भारत की सॉवरेंटी पे कहीं पे भी आप कहीं भी छोटा सा भी आप उसको ठोकर लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। दूसरी बात मेरे ख्याल से बहुत जो अहम थी, जो आतंकवाद को लेकर थी, कि अगर अमेरिका, कनाडा, जितने भी ये 5 आइज के नेशंस है, यूके है उसमें, और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी ये नेशंस है, जो जब आतंकवाद की बात इन पर आती है तो ये कहीं पे अपनी कोई बाउंड्री नहीं देखते। इन्होंने इराक वॉर किया, इन्होंने अफगानिस्तान में वॉर किया, इन्होंने पाकिस्तान में वॉर किया, लेकिन अगर कोई और आतंकवाद से विक्टिमाइज हुआ हो, अगर तोड़ने की सबसे बड़ा उदाहरण है तो ओसामा बिन लादेन को मारा।
सिर्फ ओसामा की बात नहीं है, इराक वॉर में जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं भी थे, ये लोग वहां गए सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के कारण, और आतंकवाद का इतना बड़ा इन्होंने नौटंकी किया। आज ये किस मुंह से डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशन जो है, अगर वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, तो इनको तकलीफ होती है। जस्टिन ट्रूडो को क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको चाइना से पैसा आ रहा है इलेक्शंस में, और ये इन्होंने बब्बर खालसा, अभी तक खालिस्तान का मूवमेंट इन्होंने पिछले 40 साल से जिंदा रखा है। क्यों रखा है? तो भारत को अधिकार है कि वो हर मंच पे, हर जगह, अपनी हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखे, और मजबूती के साथ, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आरती जी, और मजबूती के साथ और बहुत संयमित शब्दों के साथ उल्लंघन नहीं किया है। पाकिस्तान जैसे देश की तरह हल्की बात नहीं करते हैं। भारत के विदेश मंत्री की यही खासियत, और तमाम जो पिछले विदेश मंत्री हुए हैं, कि इस तरीके के मंच का इस्तेमाल भारत के द्वारा हमेशा संयमित शब्दों में बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखने के लिए किया गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने सहयोगी चंदन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आज इस पूरे भाषण का हिंदी ट्रांसलेशन बेहद खूबसूरती के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। अब वक्त हो गया है बात पते